नमस्कार, मैं मानसी शर्मा न्यूज क्रांति की डिजिटल समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नजरबंदी से रिहा होने के बाद घाटी में बढ़ी राजनीतिक हलचल। धारा 370 खत्म होने के बाद से नजरबंदी में थी महबूबा। बढ़ाई गई लोन माफी की अवधि, अब 15 नवंबर तक लोन की किश्त चुकानी नहीं होगा अनिवार्य। जेल पहुंचा सकती है ट्रेन की यात्रा, सफर के दौरान फेस मास्क न पहनने एवं सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर होगा कार्यवाही। ऑनलाइन क्वालिफाइड विज्ञापन देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, वाहन बेचने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी सुरक्षा, गांव की सीमा पर भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। आबो हवा में जहर घोल रहे जनरेटरों पर लगेगा प्रतिबंध, तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लिया गया बड़ा फैसला। विश्व में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 3.81 करोड़ के पार। लॉकडाउन के 7 माह बाद हिमाचल से अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू, शिमला चंडीगढ़ के 24 रूटों पर चलेगी बस। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख एवं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के रिहा होने के बाद से घाटी में राजनीतिक गतिविधियां जोर हुई हैं। करीब 14 महीने की नजरबंदी से मुक्त होने के एक दिन बाद बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला तथा कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने यहां उनसे मुलाकात की। महबूबा से भेंट के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी अध्यक्ष ने गुरुवार दोपहर को गुपकर प्रतिनिधि मंडल की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उमर अब्दुल्ला ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा, मेरे पिता और मैंने आज दोपहर महबूबा मुफ्ती से भेंट की और उनका कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने कल दोपहर गुपकर प्रतिनिधि मंडल की बैठक में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। महबूबा को 14 महीने से अधिक समय तक नजरबंद रखने के बाद मंगलवार को रिहा कर दिया गया। विभिन्न राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने सुश्री मुफ्ती की रिहाई का स्वागत किया है। श्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को 1 साल से अधिक समय की नजरबंदी के बाद रिहा कर दिया गया। उनकी नजरबंद रखे जाने का निर्णय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में कहा, खुशी है कि सुश्री महबूबा मुफ्ती को 14 महीने की अनुचित हिरासत के बाद आखिरकार रिहा कर दिया गया है। बैंक के ऋण धारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आज केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि ऋण की ईएमआई पर मोहलत के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज माफी योजना 15 नवंबर तक लागू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने ये जानकारी बुधवार को उच्चतम न्यायालय से साझा की। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की खंडपीठ में सरकार की इस योजना का ऐलान किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज की माफी योजना 15 नवंबर तक लागू हो जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह जवाब उस वक्त आया जब उनसे खंडपीठ ने पूछा कि ब्याज पर छूट संबंधी योजना कब तक लागू हो जाएगी। ट्रेन सफर के दौरान रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन के भीतर कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। रेलवे ने सुरक्षा बल आरपीएफ ने त्योहारी मौसम के दौरान यात्रियों की भीड़-भाड़ के मद्देनजर आज दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि रेलवे स्टेशन में प्रवेश से लेकर अंतिम गंतव्य स्टेशन से निकलने तक यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही मास्क सही तरीके से लगाना जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक दूरी का पालन नहीं करना और कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बावजूद या इसकी जांच के लिए नमूने देने के बाद रिपोर्ट आने से पहले या रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच के बाद यात्रा से रोके जाने के बावजूद ट्रेन सफर की कोशिश करना भी इसकी श्रेणी में आएगा।
सार्वजनिक स्थान पर थूकने या जानबूझकर किसी प्रकार मल मूत्र त्याग करने के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। स्टेशन पर या ट्रेन के भीतर किसी प्रकार की गंदगी फैलाने या रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किसी भी अतिरिक्त निर्देश का उल्लंघन भी दंडनीय अपराध होगा। आरपीएफ ने कहा है कि इन अपराधों के लिए रेलवे अधिनियम की धारा 145, 153 और 154 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 145 अवैध रूप से ट्रेन में सवार होने के बारे में है, जिसके तहत कम से कम 1 महीने की कैद या 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। अधिकतम 3 साल की कैद या 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। जानबूझकर दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए धारा 153 के तहत 5 साल तक की उम्र कैद का प्रावधान है। वहीं अनजाने में या आवेग में दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बस्ती जिला पुलिस ने विभिन्न वाहनों को बेचने का विज्ञापन देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को आज यहां रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रामकिशोर शुक्ल ने पुराना खरीदने का OLX पर विज्ञापन देखा था, जिसे खरीदने के लिए उससे ऑनलाइन 1.5 लाख रुपए ठग लिया गया था। इस सिलसिले में कलवारी थाने पर मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर टीम तथा थाना अध्यक्ष कलवारी को मामले की जांच के लिए सौंपी गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस टीम ने तालीम खान, वसीम अकरम, आजाद खान और मुश्ताक को बस्ती रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी आरोपी राजस्थान के भरतपुर जिले के डींग तहसील कल्याणपुर के रहने वाले हैं। गिरफ्तार ठगों के उनके कब्जों से 2,000 रुपए के अलावा मोबाइल तथा अन्य कागजात बरामद किए। गिरफ्तार ठगों ने बताया कि सदस्य वाहन बेचने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन देकर भोले भाले लोगों को ठगते हैं। गिरोह के सदस्य अभी तक 2 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि ठगों का बैंक खाता सीज करा दिया गया है। गिरफ्तार चारों ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती के परिजनों और गवाहों को त्रिस्तरीय सुरक्षा दी गई है। साथ ही गांव में जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर ताजा हलफनामा में ये कहा गया है कि पीड़ित परिवार और गवाहों को 3 स्तरीय सुरक्षा दी गई है। इसके लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही गांव की सीमा के साथ जगह जगह CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 19 वर्षीय पीड़िता के हाथरस जिले के चंदपा में रहने वाले परिजनों को पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है। इन परिजनों में पीड़िता के माता पिता के अलावा 2 भाई, 1 भाभी और दादी शामिल हैं। राज्य के गृह विभाग के विशेष सचिव राजेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर हलफनामा में यह कहा गया है कि पीड़िता के गांव के मुहाने पर 8 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें 1 इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। इसी तरह का फॉर्मेशन पीड़िता के घर के पास किया गया है, जबकि पीड़िता के घर के प्रवेश द्वार पर 24 घंटे और 7 दिन 2 सब इंस्पेक्टर को ड्यूटी पर लगाया गया है। घर के बाहर 15 सुरक्षा कर्मी कैंप लगाए हुए हैं। हलफनामा में कहा गया है कि गवाहों के घर के बाहर पर 2 पालियों में 6 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। पीड़िता के घर के आसपास 8 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। आसपास के इलाकों को प्रकाशमान करने के लिए 10 से 12 लाइटें लगाई गई हैं। ये लाइटें पहले से लगी लाइटों के अलावा हैं। शीर्ष अदालत हाथरस मामले पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर यानी गुरुवार को करेगी। गत सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार से मुख्यतः 3 बातें पूछी थी। पहला, पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या पीड़ित परिवार के पास पैरवी के लिए कोई वकील है? और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमे की क्या स्थिति है? हलफनामे में कहा गया है कि पीड़िता के परिजनों की ओर से सीमा कुशवाहा केस लड़ रही हैं और उन्हें सरकारी वकील भी मुहैया कराया जाएगा। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाथरस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी है। दिल्ली की खराब होती आबो हवा पर नियंत्रण के लिए डीजल, पेट्रोल और केरोसिन तेल से चलने वाले जनरेटरों पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने ये निर्णय लिया है। ये निर्णय गुरुवार से अमल में आएगा।
समिति के अनुसार बिजली की उपलब्धता के लिए सभी क्षमता वाले डीजल, पेट्रोल और केरोसिन तेल से चलने वाले जनरेटरों पर गुरुवार से पाबंदी लगा दी गई है। रेलवे और अस्पतालों समेत आवश्यक सेवाओं के इस्तेमाल में आने वाले जनरेटरों पर यह रोक नहीं लागू होगी। जनरेटरों पर यह रोक अगले आदेश तक रहेगी। विश्व भर में कोरोना वायरस से 3.81 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10.86 लाख से अधिक हो गई है। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में अब तक कोरोना वायरस से 38,130,829 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,86,156 लोगों की मौत हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में संक्रमण से अब तक 2,15,082 लोगों की मौत हो चुकी है और 78,56,042 लोग संक्रमित हुए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 63,509 नए मामले दर्ज किए गए हैं और संक्रमितों की कुल संख्या अब 72,39,389 हो गई है। हिमाचल प्रदेश के लॉकडाउन के 7 माह के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम की अंतर्राज्यीय बस सेवा बुधवार से शुरू हो गई। पहले ही दिन राजधानी शिमला बस अड्डे पर बाहरी राज्यों के लिए विशेषकर चंडीगढ़ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ लगी रही और अधिकतर बसें 100% सवारियों के साथ रवाना हुई। शिमला बस अड्डा नियंत्रण कक्ष प्रभारी देवासेन नेगी ने बताया कि प्रथम चरण में यहां से चंडीगढ़ के लिए बसें चलाई गई हैं और जल्द ही पंजाब और हरिद्वार के लिए भी बस सेवा शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही बसें चलाई जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने मंगलवार को कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूट बसें चलाने की घोषणा की थी और कहा था कि नवरात्रों और त्योहारों के मद्देनजर और आम लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 25 रूट पर अंतर्राज्यीय बस सेवा बहाल की गई है। इनमें चंडीगढ़, पठानकोट, बद्दी, होशियारपुर, लुधियाना, अंबाला और हरिद्वार प्रमुख शहर हैं, जहां के लिए बसें चलाई गई हैं। फिलहाल इन रूट पर गैर वातानुकूलित बसें भी चलाई गई हैं। इनमें रात्रि बस सेवा भी शामिल है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। ये थे आज के मुख्य समाचार। देश, दुनिया व राज्यों की अन्य खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।